नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। आप कह सकते हैं कि थोड़ी सुस्त लेकिन मिलीजुली से शुरुआत होती दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी 14 अंक ऊपर है, 21,050 के ऊपर अपने आप को टिकाए हुए। डाव फ्यूचर्स में 24 अंकों की कुछ नरमी जरूर दिखाई दे रही है। नास्डैक फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एशियन मार्केट्स थोड़ा ये ज्यादा प्रेशर में है। जापानीज मार्केट निके 430 अंक नीचे है और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं उसमें अभी तो हम देख रहे हैं आधे से 1% की कमजोरी दिख रही है। प्रेशर कमोडिटी मार्केट में बढ़ता दिख रहा है, खासतौर से कच्चे तेल में जो कि 5 महीने के लोज पर है, और सोने चांदी में दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में क्या कुछ हलचल देखने को मिली है, पूरी डिटेल दीपांशु के पास है। आइए चलते हैं सीधे उन्हीं के पास। दीप, मॉर्निंग। कुछ सुस्ती वाला मामला या कुछ बहुत बड़ी उठापटक दिख रही, क्या हुआ एग्जैक्टली? ये हफ्ता हम देख रहे हैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स के लिए सुस्त हो गया। ऑफ कोर्स हमारे बाजार में तो रिकॉर्ड तेजी दिख रही है, कल हैट्रिक भी लगी तेजी की। आज सुबह भी आपके लिए गिफ्ट निफ्टी कुछ ज्यादा खराब संकेत नहीं दे रहा है, बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स में हल्की नरमी के संकेत आ रहे हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन का दौर आपको आते हुए दिख रहा है। कुछ ऐसा बड़ा चेंज नहीं है, बड़ा बदलाव नहीं है, कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं आया जो बाजार का मूड खराब करे। थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है क्योंकि अच्छी तेजी हो गई। इससे पहले 5 हफ्ते लगातार ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिकी मार्केट्स पॉजिटिव थे, तो थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। जापान के बाजार ने डिसाइड कर लिया 1.5% की मूव आएगी, बट ऊपर या नीचे। कल हमने देखा था 1.5% ऊपर थे जापान के बाजार, उससे पहले हमने देखा था 1.5% गिरे थे। आज सुबह आपको करीब 1.25% नीचे दिख रहे हैं, तो थोड़ा उतार चढ़ाव वहां पर चल रहा है, बट ऐसे कोई परेशानी वाली बात वहां से भी आपको आती हुई नहीं दिख रही है। इनफैक्ट अमेरिकी बाजारों की बात करें तो लगातार तीसरे दिन आपने थोड़ी नरमी देखी है। थोड़े कंसोलिडेशन जोन में आपको अमेरिकी बाजार जाते हुए दिख रहे हैं। सीमित दायरे में कारोबार होता है, हल्की फुल्की गिरावट के साथ बंद होते हैं। तो कल आप देखेंगे तो लगातार तीसरे दिन डाउ आपके लिए गिरकर जरूर बंद हुआ है, बट 70 अंकों की ही यहां पर गिरावट है। कोई ऐसी हैवी सेलिंग आपको नहीं आती हुई दिखी है। पिछले 3 दिनों में देखेंगे तो करीब करीब 200 अंक आपको डाउ फिसलते हुए दिखा है, तो कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है। कल 250 अंक की रेंज में जरूर कारोबार हुआ। शुरुआत अच्छी हुई थी, जब हमारे बाजार भी बंद हुए थे तो डाउ फ्यूचर्स आपको 30-40 अंक ऊपर दिख रहे थे। अच्छी शुरुआत हुई। इनफैक्ट इंट्राडे में तो हमने देखा था करीब 250 अंक ऊपर थे अमेरिकी बाजार, वहां से करीब 250 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तरों के आसपास आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। नास्डैक में भी कल वीकनेस आई थी। कुछ ऐसे खराब कोई संकेत नहीं है। इनफैक्ट कल जो प्राइवेट सेक्टर का जॉब्स डेटा आया वो तो बाजार का मूड अच्छा ही करने के लिए आया, क्योंकि अनुमान से कम प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स जोड़ी गई हैं। करीब 1 लाख जॉब्स जोड़ी गई थी नवंबर के महीने में प्राइवेट सेक्टर में। अनुमान करीब 1,30,000 का था, तो अच्छा है कि गिरावट ही आई। वेज ग्रोथ भी 2 साल में सबसे कम आती हुई दिखी। तो इनिशियली बाजार ने इस डेटा पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया, बट ऑलरेडी रेट कट की होप्स बाजार प्राइसिंग कर चुका है, तो इसलिए यहां से फिर ज्यादा ऊपर आपको बाजार जाते हुए नहीं दिखे और एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली ही आई। बॉन्ड यील्ड भी आपकी कल गिरी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड और फिसलकर 4.15% के नीचे आ गई है। तो फ्रेश लोज है सितंबर के बाद जो यहां पर आपको बॉन्ड यील्ड बनाती हुई दिख रही है, बट इसका भी प्रभाव बाजार पर ज्यादा नहीं पड़ा। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट भी आपने बाजार में आते हुए देखा। आईटी में मुनाफा वसूली थी, एनर्जी सेक्टर्स में आपने गिरावट आती हुई देखी। इसके साथ ही एयरलाइंस कल कमजोर, एयरलाइंस में कल बड़ा उछाल आपने आते हुए देखा, क्योंकि डेल्टा एयरलाइंस ने अपनी गाइडेंस रीअफर्म करी है। तो ओवरऑल ठीक ठाक सेशन था, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। बाजारों में आपको अच्छा एक्शन ही आते हुए दिख रहा है। थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी बाजारों में बना हुआ है। यूरोप की बात करें तो यहां पर कल अच्छी गेंस के साथ यूरोप के बाजार बंद हुए। करीब 0.5% यूरोप के इंडेक्सेस आपको उछलते हुए दिखे, जिसमें जर्मनी का बाजार नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखा है। तो कोई परेशानी यूरोप के बाजारों में नहीं थी। बट एक बड़ी चीज जो हमारा मूड और सुधार सकती है, जिसके आपने भी रेफरेंस करी, वो है कच्चे तेल की और बड़ी गिरावट जो आती हुई दिखी है। लगातार 6 दिनों से कच्चा तेल आपके लिए फिसलते हुए दिख रहा है। 5 महीने के निचले स्तर पर है। ब्रेंट आज सुबह देखेंगे तो $75 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है। जून के बाद पहली बार WTI आपको $70 के नीचे आते हुए दिख रहा है। तो बहुत बड़ी राहत की बात हमारे लिए है कि लगातार कच्चे तेल में गिरावट हो रही है, और कल तो और बड़ी गिरावट आपने होती हुई देखी है। बेहतर ग्लोबल सप्लाई और कमजोर मांग से हम प्रेशर यहां पर बनते हुए देख रहे हैं। ओपेक प्लस की ओर से सप्लाई प्रभावित होने की संभावना थोड़ी कम बाजार इस समय प्राइस इन कर रहा है, और अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में गिरावट के बावजूद कल सपोर्ट नहीं मिला है कच्चे तेल के प्राइसेस को, तो ये एक अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स भी आपका थोड़ा मजबूत हो रहा है, तो उसका भी असर है। कल हमने सोने में हल्का सा रिबाउंड जरूर देखा, बट एसेंशियली सोने चांदी में आपको एक रेंज बाउंड ट्रेड ही होते हुए दिख रहा है। बेस मेटल्स में गिरावट जारी है। एग्री कमोडिटीज में भी प्रेशर है। रॉ शुगर के प्राइसेस में आपने प्रेशर आते हुए देखा है। डॉलर इंडेक्स आपका करीब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। तो नेट नेट
कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा कंसोलिडेशन आपको अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है, बट कच्चे तेल की बड़ी गिरावट से हमारे लिए और राहत की बात बन रही है। चलिए, तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसपे आज मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत बन रहे हैं उस सब के बीच हमारे मार्केट्स आज कैसे रिएक्ट करेंगे और उनके कौन से डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जिन पर नजर रखनी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, एक्सपायरी का दिन है, हमारे मार्केट्स में तो लगातार रिकॉर्ड हाइज की पार्टी जारी है। आज कैसे ट्रेड करना है सर, क्या एक्सपेक्ट करें? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत आज थोड़े मिले जुले। अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे दिन कमजोरी भले है, लेकिन बहुत ही छोटी है, बहुत ज्यादा चिंता की बात वहां से है नहीं। और स्पेशली कच्चा तेल जब इतना तेजी से घट कर आया तो हमारे लिए एक संकेत वो अच्छा है। और साथ ही अमेरिका के बॉन्ड यील्ड भी घट कर ही आए 4.1%। तो भले इंडेक्स आपको उतना सपोर्ट नहीं दे रहे हो, लेकिन बाकी फैक्टर्स आपके लिए ठीक है। बॉन्ड यील्ड और कच्चे तेल की गिरावट दोनों ही हमारे लिए बहुत अच्छी है। रहा सवाल हमारे बाजारों का, तो हमारे बाजारों में पिछले 2 सेशन से जो दमदार खरीदारी एफआईएस की चल रही थी, पिछले हफ्ते से चल रही थी, उसमें हल्की सी मतलब कमी आई है। यूं नहीं कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा नुकसान वाला मामला है, क्योंकि कल कैश मार्केट में 80 करोड़ की छोटी बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन वायदा कारोबार में 2000 करोड़ से ज्यादा के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं एफआईएस ने, तो स्टॉक्स में थोड़ा सा हाथ रोका है। तो ये भी एक मिला जुला संकेत। और दूसरी बात यह कि हम एक बड़े लेवल के आसपास हैं, जो निफ्टी पर 21,000 के आसपास है और बैंक निफ्टी में 47,000 के आसपास है। तो एक आज हल्की शुरुआत कमजोरी के साथ हो सकती है और उसके बाद अच्छे सपोर्ट लेवल के पास बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। और जो अब आज सपोर्ट है बाजार के लिए, वो सपोर्ट आपको मिलेगा 20,700 20,850 की रेंज आपके लिए करेगी मजबूत सपोर्ट का काम। ऊपरी स्तरों पर 21,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। 21,000 को पार करके निकले तो वो निफ्टी ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी के लिए भी 46,500 46,650 ये आपके लिए अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 47,225 परफेक्ट सप्लाई जोन है, वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो ये 3 दिन अच्छी तेजी दिखाने के बाद, क्योंकि आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, थोड़ी लॉन्ग पोजीशन भी बनी हुई, तो हल्का फुल्का दबाव रह सकता है, लेकिन अच्छे सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करने के मौके भी आपके लिए जरूर बनेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज दर्शकों को क्या एक्सपेक्ट करना है और किस तरह की रणनीति अपनानी है। आइए अब जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से और खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन आज देखने को मिल सकता है। अरमान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, जरा बताइए कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स पर आज खास नजर रखनी है? जी बिल्कुल, आज भी कई सारे ट्रिगर्स आपको आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक्सपो है 2023, वहाँ पर ध्यान रखना है। TCS बायबैक बंद होगा, GNFC यहाँ पर भी बायबैक बंद होगा। जुपिटर वैगन्स 1.3 करोड़ इक्विटी शेयर्स लिस्ट होंगे और रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग 50% का जो IPO एंकर लॉक इन है वो भी खत्म होता हुआ दिखेगा। खबरों के हिसाब से सबसे पहले डेल्टा कॉर्प, जहां पर जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। जी बिजनेस ने आपको 30 नवंबर को ही सबसे पहले ये बताया था कि उनकी सब्सिडरी डेल्टा गेमिंग से जुड़े GST मामले में कंपनी को राहत मिलती हुई दिखी है। लगभग 6,380 करोड़ के GST डिमांड के मामले में उनको राहत मिलती हुई दिखी है। अंतरिम राहत जो है वो आती हुई दिखी है। भारतीय एयरटेल, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई है, वाबक पिकर्स बेच सकते हैं लगभग 0.3% के आसपास हिस्सेदारी, और फ्लोर प्राइस जो है वो 1005 का 1005 का रखा गया, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखिए 1.8% डिस्काउंट पर है। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर अगर आप देखें क्लोवरडेल इन्वेस्टमेंट, जबकि वह पिनकस है, ब्लॉक डील के जरिए लगभग 1.3% के आसपास हिस्सा जो है वो बेचेगी और लगभग डील साइज इसका बताया जा रहा है 834 करोड़ का। इरकॉन इंटरनेशनल सरकार OFS के जरिए 3.76 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचेगी और ओवर सब्सक्रिप्शन होने पर सरकार अतिरिक्त जो 4% हिस्सेदारी है 3.76 करोड़ शेयर्स वो भी बेच सकती है। और फ्लोर प्राइस 154 का है, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे तो उससे 10.5% डिस्काउंट पर है। पेटीएम कंपनी 50,000 के लोन देना जो है कम करेगी, क्योंकि कंज्यूमर लेंडिंग पर RBI के नियम सख्त करने के बाद उन्होंने ये कदम जो है उठाया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारतीय सेना से AMC ऑफ रडार्स के लिए 580 करोड़ के उनको ऑर्डर मिले हैं। FY24 में अगर आप कुल देखें तो 18,300 के आसपास ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, पवन मुंजाल के खिलाफ धोखाधड़ी मामले पर अभी तक कोई सेटलमेंट नहीं, अगली सुनवाई जनवरी में होगी और 12 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आगे की जांच पर रोक लगाई थी।
M&M यहाँ पर जनवरी 2024 SUV और CV गाड़ियों के दाम बढ़ाएगी। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस, इनकी सब्सिडरी ने एकॉर ग्रुप के साथ उन्होंने एकॉर ग्रुप के साथ एक करार किया है और मैसूर में पहले IBI स्टाइल्स जो है ये होगा। और उसी के साथ साथ अंत में ब्रिगेड ग्रुप पर ही बात करें तो उन्होंने लैंड ओनर्स के साथ जॉइंट डेवलपमेंट करार भी किया है। बेंगलुरु के CBDT में ग्रेड A ऑफिस के लिए ये करार करते हुए दिखे। ओके, चलिए, तो ये कुछ खबरें हैं जिन पर हम नज़र रखने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्शन खबरों के दम पर यहीं देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिए, ये हफ्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का आज दूसरा दिन है। कल ब्याज दरों पर कोई फैसला आ सकता है, देखने को मिलेगा। तो इस बार पॉलिसी में RBI क्या फैसला लेगा, इस पर जी बिजनेस ने एक्सपर्ट्स के बीच में एक बड़ा पोल कराया है और उसकी पूरी डिटेल है मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता के पास। कुशल, मॉर्निंग। हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत सारी बातें हो रही है ब्याज दरों को लेकर। कल की जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी, क्या देखने को मिल सकता है, एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं? बिल्कुल, मॉर्निंग नेहा। आप देखिए जिस तरह से RBI इस बारी भी एक्सपेक्टेशंस यही बन रही है कि जो ब्याज दरें हैं वो स्टेबल रखने वाले हैं, स्टेटस क्वो हो सकता है क्योंकि उसमें कोई भी बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं है। तो लगातार 5वीं बार ऐसा होगा कि यहाँ पर RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बिना बदलाव के रख सकता है। तो एक्सपेक्टेशंस यही है। हमने 6 सवाल इंपॉर्टेंट पूछे हैं जानकारों से, जिसमें पहला तो यही था कि RBI जो है इस पॉलिसी में क्या करने वाला है। तो सभी ने स्टेटस क्वो ही बताया है कि कोई बदलाव नहीं होगा ब्याज दरों में। दूसरा सवाल हमने पूछा कि जो रेट कट्स है वो कब से शुरू होते हुए नजर आएंगे। तो ये काफी अहम सवाल है जो सभी के माइंड्स पर है। एंड इसका जो जवाब आता हुआ दिखा उसमें 30% लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अप्रैल 2024 से ये सिलसिला शुरू हो सकता है, जबकि 70% लोग ये मान रहे हैं कि जून 2024 यानी कि अगले वित्तीय वर्ष के पहले तिमाही के बाद आपको यहां पर ये रेट कट्स आना की संभावना लग रही है। तीसरा सवाल काफी इंपॉर्टेंट था कि जो पॉलिसी स्टांस है अभी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का, उसमें कोई बदलाव होगा या नहीं। तो सभी ने कहा कि अभी उसमें कोई भी बदलाव जो है नहीं होने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने जानकारों से जाना। इनफैक्ट जीडीपी एस्टिमेट्स में बदलाव करेगा या नहीं RBI का, क्या रुख रहेगा जीडीपी को लेकर, इस पर भी मेजॉरिटी लोगों ने, इनफैक्ट 100% लोगों ने माना कि यहाँ पर जीडीपी एस्टिमेट्स में बदलाव होने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि पिछली बारी जो हमारा जीडीपी आंकड़ा आया वो अनुमान से काफ़ी ज़्यादा बेहतर आता हुआ दिखा है। तो हो सकता है कि इस बारी RBI अपने मॉनेटरी पॉलिसी में जीडीपी के एस्टिमेट्स के बदलाव करते हुए नजर आए। इन्फ्लेशन को लेकर भी एक्सपेक्टेशंस 30 और 70% में डिवाइडेड है कि इसमें बदलाव होगा या नहीं। तो 30% मान रहे हैं कि बदलाव होगा, बट 70% अभी भी यही मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर बदलाव नहीं होने वाला है। एंड इंपॉर्टेंटली लास्ट सवाल हमने ये पूछा था कि जो रिस्क टाइटनिंग मेजर्स हैं वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होते हुए नजर आएंगे या नहीं। तो सभी जानकारों का यही मानना है कि यहाँ पर और फर्दर रिस्क टाइटनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो स्थिति है इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो 100% लोग यही मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर रिस्क मेजर्स जो है और टाइटन नहीं किए जाएंगे। ओके, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं जिस पर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा पोल निकल कर आया और अब ये देखने वाली बात होगी कि कल फाइनली क्या फैसला निकल कर आता है। धन्यवाद कुशल पूरी डिटेल के लिए। लेकिन आइए अब मार्केट पर एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं और इक्विटी स्पेस पर राय देने के लिए अनराटी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के मेहुल कुठारी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। जरा बताइए आज कौन से सेक्टर्स पर और कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर रहने वाली है? गुड मॉर्निंग नेहा जी। आज जो मैं 2 स्टॉक्स रडार पे रखा हूँ, पहला है आईटीसी देखिए रेंज ब्रेकआउट आया है। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर चल गया था तो एक रेंज में एक्यूमुलेट करना है इसको। 463 से 460 के रेंज में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। 450 का स्टॉप लॉस और 480 का टारगेट है। तो पहला आईटीसी हो गया। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा वो है टाटा पावर। लाइफ टाइम में ब्रेकआउट आया है तो इसको भी थोड़ा सा डिप पर बाय करना है। 295 से 290 तक एक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 275 का और टारगेट अपसाइड में रहेगा 320 का। दोनों ही स्टॉक नेगेटिव थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया, बट ब्रेकआउट बहुत ही बेहतरीन है और ये दोनों काउंटर्स चले नहीं है इतना ज्यादा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर ये दोनों बाय करते हैं। ओके, 2 बेहतरीन स्टॉक्स जिनमें अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ बनती दिख रही है। आईटीसी पे तो नजर रखिएगा ही, परफॉर्मर राइज पूरे साल का 480 तक का लक्ष्य बनता दिख रहा है, 450 का स्टॉप लॉस। और टाटा पावर यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है 225 के स्टॉप लॉस के साथ, 320 और से 330 तक ऊपर जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच मेहुल जी। आइए अब कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता शो में शामिल हो चुके हैं। अनुज जी, मॉर्निंग। कच्चे तेल से शुरुआत करेंगे। $70 के नीचे WTI क्रूड चला गया है। हमारे मार्केट्स हमने देखा है 5,900 रुपए के नीचे बंद हुए हैं।
5-5.5 महीने के निचले स्तर पर हैं हम, तो अब यहाँ पर बॉटम बन गया है या अभी भी प्रेशर बाकी है, क्या करना है आज? नेहा जी गुड मॉर्निंग। देखिए अभी भी थोड़ा सा प्रेशर बाकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टॉक प्राइस है वो इंक्रीज हुए हैं गैसोलीन के, और कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो रेगुलर बढ़ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो सप्लाई है उसकी वजह से हमने भावों में प्रेशर आते हुए देखा। हमें लगता है कि अभी सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ही देखने को मिल सकता है। तो अगर प्राइस ऊपर करीबन 5,955 के आसपास मिलते हैं तो बिकवाली करना चाहिए। 6,050 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन नीचे 5,800 तक देखा जा सकता है। तो हमें लग रहा है कि सेंटीमेंट अभी थोड़ा सा डाउन साइड में ही है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, गोल्ड थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई दिया है लोअर लेवल से, चांदी में लेकिन प्रेशर है अभी भी, तो जरा बताइए क्या करना है, प्रेफरेबल बेट कौन सी है? देखिए प्रेफरेबल अभी सिल्वर रहेगी, क्योंकि सिल्वर थोड़ा सा अभी हम देखें तो हायर लेवल पे एक सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि बेस मेटल्स में भी हमने थोड़ी सी एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए सिल्वर में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। करीबन 75,020 में बिकवाली करें, 75,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 74,325 तक हो सकता है। तो हमें लगता है कि सिल्वर में बिकवाली रहेगी। हालांकि गोल्ड की अगर बात करें तो वहाँ पर कोई ऐसा ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, वहाँ थोड़ा स्टेबलाइज होता हुआ दिखाई देगा, बट हाँ सिल्वर थोड़ी सी मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। अच्छा, मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? मेटल में देखिए कॉपर अब देखें तो 710 के नीचे आया है, तो यहाँ पर भी सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि 700 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा बाउंस बैक आता है 712 तक तो बिकवाली का ट्रेड लें। 717 का पसंद आए, टारगेट करीबन 704 तक देखा जा सकता है। ओके, तो प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन कच्चा तेल, चांदी और कॉपर सेल ऑन राइज की रणनीति इन तीनों में अपनाकर चलनी है। खासा प्रेशर दिखाई देगा, जो डॉलर इंडेक्स में हमने कमबैक देखा है उसका प्रेशर है, और इसके अपने भी इंडिविजुअल फंडामेंटल्स हैं जो इस पे प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कौन कौन सी कमोडिटीज पे रखनी है नजर। अब हम बात कर रहे थे कच्चे तेल की, तो अब फोकस जरा ओएमसीज पर करते हैं, क्योंकि सिटी की ओएमसी शेयरों पर भरोसा बढ़ते हुए दिखाई दिया है। क्या कारण है, पूरी डिटेल नुपुर से जान लेते हैं। नुपुर मॉर्निंग, ओएमसीज बड़े फोकस में है, क्या बात है और सिटी ने क्या कहा है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपने बताया कच्चे तेल में हम लगातार गिरावट देख रहे हैं, जिसके चलते ओएमसीज पे फोकस है। सिटी का भरोसा बढ़ते हुए दिखा है। स्टेट इलेक्शन के बाद ये क्लियर हो चुका है कि प्राइस कट अब अनलाइकली, और जो क्रूड का एक बेनिफिट है भाव गिरने से, उसका बेनिफिट इन कंपनीज को मिलेगा। मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, जिसके चलते सिटी ने ओएमसीज पे अपना लक्ष्य है वो बढ़ा दिया, अर्निंग एस्टिमेट्स बढ़ा दिए। पैकिंग ऑर्डर अगर आप सिटी का देखेंगे तो उन्हें सबसे ज्यादा एचपीसीएल पसंद है, उसके बाद बीपीसीएल और फिर लास्ट में आईओसीएल। एचपीसीएल पे उनकी बाई की रेटिंग और लक्ष्य पे अगर आप देखें तो 335 से बढ़ा के 450 रुपए का कर दिया है। बीपीसीएल पे भी लक्ष्य 450 से बढ़ा के 560 रुपए का किया है, और आईओसीएल को डबल अपग्रेड किया है, सेल से न्यूट्रल की रेटिंग पे अपग्रेड किया है, और जो लक्ष्य है वो भी 85 से बढ़ा के 125 रुपए का लक्ष्य यहाँ पे सिटी आईओसीएल पे दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्राइस कट अनलाइकली है, क्रूड में जो गिरावट दिख रही है उसका बेनिफिट मिलेगा। जीआरएम्स बढ़ते हुए दिखेंगे, साथ ही साथ जो कंपनी के एबिटा का एस्टिमेट FY25 का उसको भी 9 से 17% तक सिटी ने बढ़ा दिया है। उनका ये भी कहना है कि शार्प रैली के बाद भी अभी काफ़ी रूम है इन एमएनसी ओएमसी कंपनीज के लिए। शार्प रैली हमने देखी, उसके बाद भी स्टॉक प्राइस में काफ़ी स्पेस है कि वो ऊपर तक जा सकते हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखेंगे तो 10 साल के एवरेज के वैल्यूएशन के नीचे ही फिलहाल ओएमसी ट्रेड करते हुए दिख रहे हो। एक इंटरेस्टिंग बात है, 2014 के बाद अब ओएमसी स्टॉक्स में इस साल रैली देखने को मिली है। ओके, चलिए, तो ये व्यू बनता हुआ ओएमसीज पे। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। आइए बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। ओके, तो और कौन कौन सी विदेशी ब्रोकरेजेस है और कहां पर कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर उनकी नजर है, जान लेते हैं अरमान से। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, 3 स्टॉक्स पर रिपोर्ट आती हुई दिखी है। सबसे पहले अगर आप बात करें पेटीएम पर, यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 1300 से घटाकर 1050 का कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट 830 का रख रहे हैं। बर्नस्टीन यहाँ पर मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट घटा रहे हैं, 1100 से घटाकर 950 का टारगेट कर रहे हैं। और मैक्वायरी की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल को, टारगेट 900 का कर रहे हैं। HUL यहाँ पर भी 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। सबसे पहले जेफरीज मेंटेन रख रहे हैं होल्ड को, टारगेट 2720 का रख रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स यहाँ पर बात करें, मेंटेन रख रहे हैं न्यूट्रल को,
टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 2700 से घटाकर 2650 का कर रहे हैं। और मैक्वायरी की बात करें तो मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट 3000 का रख रहे हैं। और अंत में मॉर्गन स्टैनली की LTI माइंडट्री पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट 5900 का कर रहे हैं, जो कि मौजूदा भाव 5640 से बढ़ाइए। ओके, चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर हम देख रहे हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर बनी हुई है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।